नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं अनीश शर्मा उड़ान IAS एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग छत्तीसगढ़ PSC मुख्य परीक्षा 2025 के जो चौथा पेपर है, पेपर 4, जिसमें क्या साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन है, वो डिस्कस करने वाले हैं। तो उसमें से पार्ट 1 को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिएगा, पार्ट 1 वाला जो सेक्शन था, पार्ट 1 वाला जो सेक्शन है, पार्ट 1 वाले सेक्शन में बायोलॉजी, जीव विज्ञान, केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र और फिजिक्स, भौतिकी के क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 में ये सब्जेक्ट्स के क्या है क्वेश्चन को आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है बायोलॉजी का है और इसमें पूछा गया था 2 नंबर का है। 2 नंबर मतलब क्या हो जाएगा, इसमें वर्ड लिमिट क्या है, 30 वर्ड्स का रहेगा। तो 2 नंबर के लिए ये क्वेश्चन था। ग्लाइकोजन क्या है, इसका वैकल्पिक नाम। तो वैकल्पिक नेम मतलब अल्टरनेट उसका क्या है। तो देखिएगा, ये जो 2 नंबर के लिए आंसर है, उसमें मैं आपको ना कीवर्ड्स को बता रहा हूँ, जिसको आप ना आंसर में मेंशन करेंगे। ठीक है, तो ये कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कीवर्ड आपके आंसर में रहने चाहिए, जिससे कि है आपको क्या है, अच्छे मार्क्स मिल जाए। ठीक है, तो देखिएगा, ग्लाइकोजन होता क्या है। ग्लाइकोजन क्या है, कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है। ठीक है, ग्लाइकोजन एक ना कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म रहता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण क्या है, ग्लूकोज है। कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण क्या है, ग्लूकोज। तो वैसे ही कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है ना। और हमारे बॉडी में क्या होता है, लीवर जो है वो क्या करेगा, ग्लूकोज को क्या करता है, हमारे बॉडी में क्या है, लीवर क्या है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है और जब जरूरत रहती है तो उसको वापस ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट करके एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये कहाँ पे स्टोर रहता है, लीवर में और हमारे ना मसल्स में। ठीक है, तो हमारी मांसपेशियों में और लीवर में क्या रहता है, ये स्टोर्ड रहता है। ठीक है, क्लियर। और ये बाद में क्या करेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो ग्लूकोज के रूप में क्या है, परिवर्तित होकर हमको ऊर्जा या एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक, इसका जो वैकल्पिक नाम है, एनिमल स्टार्च या जंतु स्टार्च बोलेंगे इसको। ठीक है, तो आप आंसर कैसे लिखिएगा, है ना, कैसे लिख सकते हैं इसका कि ग्लाइकोजन क्या है। तो ग्लाइकोजन क्या है, कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है जो कि मनुष्यों के शरीर में लीवर एवं मांसपेशियों में संचित रहता है और यह ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित होकर ऊर्जा प्रदान करता है। इसका वैकल्पिक नाम एनिमल स्टार्च या जंतु स्टार्च है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत सारे टर्म्स यहाँ पे ना हिंदी में क्या है लिखे हुए हैं, हिंदी में, और क्या है बहुत सारे टर्म्स इंग्लिश में। तो ये क्या है, देखिएगा, जिन लोग इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले वो ध्यान रखेंगे, इसको आप देवनागरी लिपि में यकृत या आप ऐसे लीवर को लीवर लिख सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले पूरा अपना आंसर को हिंदी में देवनागरी लिपि में लिखेंगे, इंग्लिश वाले का तो इंग्लिश में ही रहता है। तो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी और कुछ जो वर्ड हैं वो क्या किए गए हैं, इंग्लिश में होगा, लेकिन हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखेंगे उसको। तो अभी मैंने आपको बताया कि 2 नंबर में इसको आप कैसे लिख सकते थे। तो इंपॉर्टेंट इसमें कीवर्ड्स को मैंने मेंशन किया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अभी हम लोग बायोलॉजी का क्वेश्चन को पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर सीक्वेंस में फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, ऐसा। तो रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट पूछा गया, श्वसनीय संतुलन चार्ट क्या है। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है जो कि आपको मेंशन करना है वो देखिएगा। क्या होता है रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट में, हमारे शरीर में क्या होता है, श्वसन की प्रक्रिया में क्या होता है। तो हमारे शरीर में श्वसन की प्रक्रिया या रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। और ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के क्या है, चरण है। तो क्या क्या चरण है, सबसे पहले क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या, वर्ड को देखिएगा, पकड़ना है आपको टर्मिनोलॉजी को। तो इस वर्ड का मतलब क्या है, ग्लाइको और क्या हो जाएगा, लाइसिस। ठीक है, तो ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज, ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज, और लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन मतलब टूटना। तो क्या है, ग्लूकोज ना रेस्पिरेशन के दौरान टूटता है, फिर ये क्या बन जाता है, पायरुविक एसिड बन जाता है। ठीक है, ये क्या बन जाता है, पायरुविक एसिड बन जाता है। पायरुविक एसिड से जो एंजाइम बनता है, एसिटल को एंजाइम, वो क्रेब्स साइकिल को इनिशिएट करता है। तो क्रेब्स साइकिल क्या स्टार्ट हो जाता है
और लास्ट में क्या है ईटीएस, ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये जो है प्रक्रिया क्या हो जाएगी, ग्लाइकोलिसिस, फिर ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट या पायरुविक एसिड, फिर क्रेब्स साइकिल, और उसके बाद लास्ट में क्या आ जाएगा ईटीएस। ठीक है, और इसके द्वारा क्या हो जाता है, कुल 38 एटीपी या 646 किलो कैलोरी ऊर्जा का उत्पादन होता है। 2 नंबर के लिए था, तो इसको आपको क्या है लिखना है इन चीजों को। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो इन चीजों को लिखना है। और ये जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है वो हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ध्यान रखिएगा। हमारे शरीर में जो कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स में रहता है, वहां पे ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये प्रोसेस को इसको लिखना है। नेट गेन जो होता है एटीपी का 38 एटीपी होता है, जो कि इज इक्वल टू 686 किलो कैलोरी। तो ये क्या है, एनर्जी को मेजरमेंट करने का यूनिट है। तो इन चीजों को आपको क्या करना है, आंसर में मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जीव द्रव्य कुंचन प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, ये आ गया था एग्जाम में। कुछ क्या है क्वेश्चन जो है साइंस के वो वियर्ड थे जरूर इस बार। ठीक है, तो देखते हैं क्या है जीव द्रव्य कुंचन प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है। ये 2 मार्क्स का है ना ये क्वेश्चन। ठीक है, आप जब भी फ्यूचर में पढ़ें साइंस को तो ध्यान रखेंगे इसकी ना टर्मिनोलॉजी को ना आपको पकड़ना बहुत जरूरी, कैच करना। अगर मान लीजिए बिल्कुल आप ब्लैंक हो गए एग्जाम में, तो अगर आपको टर्मिनोलॉजी पता है तो आप कुछ ना कुछ उसमें लिख पाएंगे रेलेवेंट आंसर। जैसे कि जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ग्लाइकोलाइसिस। मान लीजिए इस क्वेश्चन की जगह प्लाज्मोलाइसिस की जगह ग्लाइकोलाइसिस ही पूछा जाता तो क्या है, तो उसका अगर आपको ना टर्म पता है कि ग्रीक टर्म से उसका इंग्लिश का और हिंदी का मीनिंग क्या है, तो कुछ लिखते बन जाएगा आपको रेलेवेंट आंसर उससे रिलेटेड, है ना। जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस को जस्ट मैंने अभी बताया, ग्लाइको प्लस लाइसिस, ग्लाइको मतलब होता है ग्लूकोज, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ठीक है, तो वैसे ही प्लाज्मोलाइसिस जो है वो ना प्लाज्मा वर्ड से आया है, और लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। तो देखिएगा प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा जो रहता है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, प्लाज्मा है जो वर्ड आया है वो कहां से आया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आया है। ठीक है, तो ये आया है क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वर्ड आया है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग क्या है, सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली भी बोलते हैं। तो हमारे शरीर में कोशिकाओं के चारों ओर एक आवरण रहता है सुरक्षात्मक, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि मोबाइल के ऊपर कवर रखते हैं ताकि वो क्या हो, खराब ना हो मोबाइल, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। वैसे ही क्या होता है हमारे शरीर की कोशिकाओं के चारों तरफ क्या होता है, मेम्ब्रेन रहता है, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो प्लाज्मोलाइसिस का मतलब क्या हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा हो गया, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन या टूटना। ठीक है, ब्रेक डाउन या टूटना। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है, ये आप क्या है, इसको क्या करेंगे, इसको क्या कीजिएगा, आपको मेंशन करना है कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, कि प्लाज्मोलाइसिस का मतलब क्या होता है। सेकंड देखिएगा, तो प्लाज्मोलाइसिस में क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो क्यों हो रहा होगा, तो क्या होता है, जैसे कि क्या है, ये कोई सेल है और उसको किसी उस लिक्विड में रख दिया गया है या तरल द्रव में जिसका सांद्रता, ठीक है, जिसकी सांद्रता ना क्या है, अधिक है, कंसंट्रेशन हाई है। ठीक है, तो इसका लिक्विड का कंसंट्रेशन हाई है, तो क्या होता है, जो कि सेल जो रहता है, सेल का जो है वाटर वो बाहर चला जाता है। तो सेल का वाटर क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, क्योंकि हमारे सेल में क्या है 70% तो वाटर रहता है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म के रूप में, और ये क्या होती है, सेल ना डैमेज हो जाता है। तो ये जो हायर कंसंट्रेशन का जो सॉल्यूशन या विलयन है उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो अगर हमारे सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया जाए तो उसका मेम्ब्रेन डैमेज हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या है, ये ना क्वेश्चन आया हुआ था। तो आपको प्लाज्मोलाइसिस, अगर मान लीजिए आपको और आगे का प्रोसेस नहीं पता ये, तो कम से कम क्या है, प्लाज्मोलाइसिस भी पता रहता तो आप क्या है कुछ लिख पाते इसमें। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी साइंस पढ़ेंगे तो आप जो भी क्या है नई टर्मिनोलॉजी आएगी उसको जरूर आप जानें उसके बारे में और उसको लिखें।
ठीक है, लिख के प्रैक्टिस करें। तो ये इससे ना आइडिया लग जाएगा। अब आपको क्या पता लग गया, ग्लाइकोलाइसिस और प्लाज्मोलाइसिस से लाइसिस वर्ड जहां भी आएगा सफिक्स, उसका मतलब होता है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन मतलब टूटना। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये था क्वेश्चन, क्या था, बायो का था, 2 नंबर के लिए। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रोमेयर की उपस्थिति के आधार पर क्रोमोसोम के विभिन्न प्रकारों को चित्र के माध्यम से, अब यहाँ पे देखिएगा क्लियरली मेंशन्ड है, चित्र मतलब यहाँ पे क्या है, डायग्राम को आपको बनाना है। ठीक है, और किसके, सेंट्रोमियर के आधार पे क्रोमोसोम का। ठीक है, तो सेंट्रोमियर के लोकेशन के बेस में क्रोमोसोम का क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले देखिएगा इसका सेंट्रोमियर क्या है वो देख लीजिएगा। हमारा जो क्रोमोसोम है वो क्या है, माइक्रोस्कोप में कैसा दिखाई देता है, ये क्रोमोसोम हो गया। तो हमारा क्रोमोसोम क्या है, माइक्रोस्कोप में ना कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। ये जो क्रोमोसोम्स की आर्म्स या भुजाएं हैं, है ना, तो इसको बोला जाता है क्रोमेटिड। ठीक है, इसको बोला जाता है क्रोमेटिड। ये जो सेंटर में रहता है जिससे क्रोमेटिड जुड़ते हैं, इसको बोला जाता है सेंट्रोमियर। इसको बोला जाता है सेंट्रोमियर। ठीक है, तो सेंट्रोमियर कनेक्ट करता है किसको, क्रोमेटिड को। ये क्रोमोसोम की आर्म्स या भुजाएं हैं, तो ये इंटायर पूरा पार्ट क्या हो गया, क्रोमोसोम। अब एक एक प्रकार, एक एक जो टाइप है उसको देखते हैं। तो 4 प्रकार का रहता है, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और क्या है, मेटासेंट्रिक। तो जो टीलोसेंट्रिक रहता है उसमें क्या रहेगा, जो पहला टाइप है उसमें, तो टीलोसेंट्रिक में एक आर्म क्या है, बहुत छोटा, और एक आर्म क्या होता है, बहुत बड़ा रहता है। तो ये क्या है, टीलोसेंट्रिक हो गया। ठीक है, दूसरा है एक्रोसेंट्रिक। तो एक्रोसेंट्रिक जो क्रोमोसोम में क्या रहेगा, एक जो आर्म्स रहता है छोटा रहता है और एक आर्म क्या रहता है, बहुत बड़ा रहता है। इसको बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एक्रोसेंट्रिक। तीसरा जो टाइप है वो क्या है, सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है, 2 क्रोमेटिड की आर्म्स ना इंग्लिश अल्फाबेट का एल या जे बना लेता है, एल या जे शेप का आकार बना लेता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब मेटासेंट्रिक बोलते हैं। ठीक है, और मेटासेंट्रिक में क्या हो जाएगा, दोनों जो हाफ हैं या भुजाएं हैं क्रोमोसोम की वो बराबर रहती हैं। तो ये 4 प्रकार का क्या रहता है, क्रोमोसोम रहता है। तो इसको आपको क्या है, डायग्राम को मेंशन करना था। अब देखिएगा आप क्या करेंगे, जो आपको ना प्रोवाइडेड स्पेस रहता है, एग्जाम में लिखने के लिए जगह दी रहती है, राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, ये डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ये चारों प्रकार को लिखना था। तो ये डायग्राम बनाने का क्या है, तरीका है। और ध्यान रखिएगा, कई बार क्या है, ये तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड था कि ना डायग्राम बनाना है। कई बार जब खासकर ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें दिया रहता है कि संरचना का वर्णन करें, संरचना मतलब स्ट्रक्चर आपसे पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा अगर संरचना बोला गया है तो भी आपको मैंडेटरी वहां पे डायग्राम बनाना ही है, क्योंकि बिना डायग्राम बनाए किसी का भी स्ट्रक्चर को आप डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, ये पूछा गया है पौधों में पुष्प क्या है और पुंकेसर तथा परागकण की संरचना पर लेख लीजिए। देखिएगा यही जो मैं बात कर रहा था, यहां पे स्ट्रक्चर पूछ दिया गया है, यहां पे स्ट्रक्चर पूछ दिया गया है, देखिएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या है, ये क्या स्ट्रक्चर पूछ दिया गया है। तो पौधों में पुष्प क्या है, पुंकेसर तथा, तो किसकी संरचना को पूछा गया है, पुंकेसर। ठीक है, और क्या है, परागकण। परागकण को क्या है, पॉलन ग्रेन बोलते हैं, परागकण को पॉलन ग्रेन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। पुंकेसर क्या है, एक पार्ट है, सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा पौधों में पुष्प क्या है। तो जो पुष्प या फ्लावर रहता है वो क्या है, पौधों का पुष्प या फ्लावर जो है पौधों का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, प्रजनन अंग है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये क्या रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, तो इसको आंसर में मेंशन करना जरूरी है। तो फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। उसके 2 पार्ट होते हैं, पुंकेसर एंड्रोसियम, ठीक है, और उसके बाद स्त्री केसर को गाइनोसियम बोलते हैं। तो ये क्या है, ये पार्ट हो गए। ठीक है, ये पार्ट हो गए रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो कुछ जो फ्लावर रहता है उसमें एंड्रोसियम और गाइनोसियम क्या है, दोनों एक साथ, तो कुछ में अलग अलग रहता है। तो पहला चीज तो ये पहला पार्ट हो गया क्वेश्चन का, जिसको आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या है, पुंकेसर और परागकण की संरचना को।
ठीक है, तो इसमें देखिएगा परागकण की संरचना पूछी गई थी और पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पूछा गया था। तो जो परागकण है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो परागकण ये हुआ जिसमें क्या क्या रहेगा, एंथर रहेगा और फिलामेंट या तंतु रहता है। ये फ्लावर से जुड़ा रहता है थैलेमस वाले पार्ट से। तो थैलेमस वाले पार्ट से क्या है, जुड़ा रहता है। गुड़हल के फूल में आप इसको स्पष्ट देख सकते हो, दिख जाता है। ठीक है, बट आपको इतना ही पार्ट को ड्रॉ करना है। तो एंथर और फिलामेंट को यहाँ पे क्या होता है, एंथर वाले पार्ट में एकदम पाउडर के जैसे पॉलन ग्रेन ना चिपका रहता है। ठीक है, और एक पॉलन ग्रेन क्या है, उसका जो डायग्राम जब हम लोग माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो क्या क्या स्ट्रक्चर रहता है, एक्साइन, इंटाइन, जर्मपोर और जर्मिनेटिव सेल। तो इसको क्या है, आपको राइट हैंड साइड में ये डायग्राम को बनाना था इस पे। ठीक है, क्लियर। तो ये डायग्राम रहेगा राइट हैंड साइड में। अब जो एक्साइन क्या रहता है देखिएगा, एक्साइन ना बाहर प्रोटेक्ट करने के लिए रहता है, तो सुरक्षात्मक आवरण या एक प्रोटेक्टिव लेयर हो गया। इंटाइन क्या रहता है, सेलुलोज और पैक्टिन से बना हुआ पदार्थ है, ये सेकेंड वाला लेयर है। बाहर वाला एक्साइन है, अंदर वाला क्या है, इंटाइन है। जर्मपोर क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर रहता है यही आगे बढ़कर या डेवलप होकर पॉलन ट्यूब या पराग नलिका बनाता है बाद में। तो ये क्या बनाएगा, पराग नलिका या पॉलन ट्यूब बनाता है। और जर्मिनेटिव सेल। तो इतने स्ट्रक्चर को क्या है आपको ना मेंशन करना था, इसमें 4 नंबर के लिए आया था, मतलब 60 वर्ड्स में। तो ये दोनों डायग्राम और जो डायग्राम में दिख रही हैं चीजें उसी को आपको क्या है मेंशन करना है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पार्ट था, पौधों में फ्लावर। तो पौधों में फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसके 2 अलग अलग पार्ट होते हैं, मेल और फीमेल। तो नर को एंड्रोसियम और मादा को गाइनोसियम बोलते हैं। ठीक है, और क्या पूछा गया था, पुंकेसर तथा परागकण की संरचना। पुंकेसर मतलब क्या हो गया, स्टामेन, और क्या हो गया परागकण, पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर बोला है। तो यहाँ पे आपको डायग्राम बनाना ही बनाना है। ठीक है, तो ये डायग्राम में जो चीजें दिख रही हैं उसी को आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो पाचन क्रिया के लिए उत्तरदायी ग्रंथियों के बारे में वर्णन कीजिए। ठीक है, पाचन क्रिया के लिए उत्तरदायी ग्रंथियों के बारे में वर्णन कीजिए, तो ये पूछा गया है ना। तो देखिएगा हमारे बॉडी में जो डाइजेशन होता है उसके लिए कौन कौन सी ग्लैंड्स क्या है रिस्पॉन्सिबल है या क्या हेल्प करती है उसको देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या देखना, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्लैंड है हमारे बॉडी की वो क्या है, लीवर या यकृत जिसको बोलते हैं। तो लीवर या यकृत रहता है वो बाइल जूस बनाता है, और बाइल जूस क्या करेगा, हम लोग जो फैट खाते हैं वसा उसका क्या करता है, इमल्सिफिकेशन करता है। तो ये एक क्या है, केमिकल प्रोसेस है। तो ये इमल्सिफिकेशन करेगा, कौन करता है, लीवर करता है। और लीवर और क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, ये हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड इट हैज अ ट्रेमेंडस पावर ऑफ रीजनरेशन। तो इसके पास क्या है, रीजनरेशन की ना अद्भुत क्षमता होती है। मतलब लीवर यदि डैमेज हो गया तो वो खुद से अपने आप को क्या है बना लेता है। जैसे आपने छिपकली की पूंछ देखी होगी, वो कटने के बाद क्या होता है, फिर से नया उग जाता है वैसे ही। ठीक है, बट इसका कंडीशन है। ठीक है, तो आप ये दोनों चीजों को जरूर मेंशन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लीवर से रिलेटेड है। पैंक्रियास, ठीक है, तो पैंक्रियास जिसको हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं, एक प्रकार का मिक्सोक्राइन ग्लैंड है। मिक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होता है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों बनाता है। ठीक, तो अभी देखते हैं इससे ना कौन कौन सा क्या बनता है, एंजाइम बनता है। ठीक है, तो लीवर पैंक्रियास जो है एंजाइम बनाता है, इंपॉर्टेंट क्या क्या है, अमाइलेज ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा, लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करता है, और ट्रिप्सिन ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो 3 क्या है एंजाइम हैं, अमाइलेज, लाइपेज और क्या है ट्रिप्सिन। और इससे जो रिलीज्ड हार्मोन है किससे, जो अग्नाशय है, इंसुलिन, या तो इसके बारे में आप जान ही रहे होंगे। तो इंसुलिन क्या करता है हमारे बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट या इसका स्मॉल फॉर्म क्या है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है ये। ठीक है, तो इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। ठीक है, क्लियर। और इसी की गड़बड़ी के कारण क्या हो जाता है, डायबिटीज का डिसीज होता है। इसी के गड़बड़ी के कारण डायबिटीज का प्रॉब्लम होता है। तो इतनी चीजों को क्या है आपको मेंशन करना था, 4 नंबर का था ये। ठीक है, 60 वर्ड्स के लिए, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। देखिएगा उड़ान IAS एकेडमी में टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज होने वाली है, और ये क्या है,
जो टेस्ट सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये राज्य स्तरीय है और ये CGPSC प्री के लिए क्या है ऑर्गेनाइज की जाएगी। टोटल 45 जो टेस्ट होंगे और इसमें क्या GS के 28 और CSET के क्या है 17 है। ठीक है, और क्या है सबसे अच्छी बात क्या है 2 शिफ्ट में करवाया जा रहा है आप लोगों के लिए, सुविधा को देखते हुए आप लोगों की। ठीक है, तो 20 जुलाई से ये क्या हो जाएगा स्टेट चालू होगा, मॉर्निंग में 9 AM, मॉर्निंग में 9 बजे से और शाम को 4 बजे से। तो आप जैसा भी आपको सूटेबल हो तो आप दोनों समय क्या है जो भी आपको जमे दोनों में से जो समय वो आप क्या कर सकते हैं इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल फीस रखा गया है और आप कांटेक्ट करना, जो रायपुर के अलावा दूसरे भी सेंटर्स हैं हमारे। ठीक है, तो स्क्रीन में क्या दिया हुआ है नंबर वहाँ का, तो आप वहाँ से कांटेक्ट करके क्या है जरूर इसमें क्या है पार्टिसिपेट कीजिए और अपनी क्या है तैयारी को बेहतर बनाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अभी क्या है आबकारी आरक्षक के लिए मैराथन क्लासेस भी चल रही हैं और देखिएगा कि जैसे कि आज जो था वो छत्तीसगढ़ की क्लास हुई है, यूट्यूब में मिल जाएगी आपको, वो लाइव क्लास थी। और उसके अलावा देखिएगा क्या है ज्योग्राफी का और इंडियन पॉलिटी का, संविधान, जनरल साइंस का और क्या है हिस्ट्री का, इसका भी क्या होगा बैक टू बैक मैराथन क्लासेस चलेंगी, तो उसको आप यूट्यूब में ज्वाइन कर सकते हो लाइव क्लासेस को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पेपर पे आते हैं अपने। अगला पूछा गया था बायो का क्वेश्चन, ये 8 अंक के लिए है। ठीक है, 8 अंक के लिए है। तो पीयूष ग्रंथि की संरचना, पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, इससे स्रावित होने वाले हार्मोन के नाम एवं कार्यों को विस्तार से समझाइए। ठीक है, 8 अंक का है, आप यहाँ पे डायग्राम का स्कोप है बिल्कुल बना सकते हैं। पीयूष ग्रंथि जो रहती है हमारे ना ब्रेन के, मस्तिष्क के अग्रभाग या फोर ब्रेन में होती है और ये क्या होती है हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, हाइपोथैलेमस से ना एक स्टॉक इसको, और ये इसके ना 2 भाग रहते हैं पिट्यूटरी के, एक रहता है अग्रभाग एंटीरियर पिट्यूटरी और एक रहता है पश्च भाग पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, ऊपर का पार्ट है हाइपोथैलेमस, ऊपर का पार्ट है हाइपोथैलेमस, ये क्या है स्टॉक है। स्टॉक मतलब जैसे फल ना अटैच रहता है पौधों से जुड़ा रहता है वैसे ही, तो ये क्या पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ना फोर ब्रेन या अग्रभाग रहता है। ठीक है, क्लियर। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो मास्टर ग्लैंड जिसको बोलते हैं, अग्र और पश्च भाग दोनों क्या है हार्मोन रिलीज करता है। तो आपको इंपॉर्टेंट हार्मोन को मेंशन करना था, इस पे TSH रहता है जो बनाता है एंटीरियर पिट्यूटरी अग्रभाग, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये क्या करेगा, हमारे गले में थायराइड ग्लैंड रहता है, उससे थायरॉक्सिन हार्मोन के श्रावण को या रिलीज होने को क्या करेगा इंड्यूस करता है, प्रेरित करता है। मतलब यदि TSH बनेगा तभी थायराइड ग्लैंड काम करेगी। ठीक है, क्लियर। इसी कारण जिनको भी थायराइड का प्रॉब्लम होता है तो आप देखिएगा डॉक्टर क्या करेगा, सजेस्ट करेगा सबसे पहले TSH और T3 T4 ये सब टेस्ट करने के लिए डॉक्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये तो थायरॉक्सिन हार्मोन हो गया, T3 और T4 ये थायराइड ग्लैंड बनाता है, TSH है पिट्यूटरी बनाता है, इसी कारण इसको ना टेस्ट करने के लिए डॉक्टर कहते हैं। ठीक है, FSH है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये क्या है जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स रहते हैं ह्यूमन बॉडी में, जैसे कि क्या हो गया ओवरी है ना, तो वहां से हार्मोन को रिलीज करने के लिए क्या करता है, उसकी सेल को वो प्रोवोक करेगा, उकसाता या प्रेरित करता है। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, जो फीमेल बॉडी में फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन और मेल बॉडी में क्या है मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के रिलीज को क्या करेगा, इंड्यूस करेगा। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन, तो ये क्या है बच्चों में वृद्धि का मतलब होता है हाइट बढ़ना, और वयस्कों में एडल्ट्स में क्या करेगा, मांसपेशी मतलब मसल्स और बोन के क्या है डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो ये चारों के चारों जो हार्मोन हैं वो कहाँ से बनते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी से बनते हैं। इसके बाद अगला देखते हैं पीयूष ग्रंथि के क्या है पश्च भाग, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पश्च भाग से कौन कौन सा, एक है ADH को एंटी डायूरेटिक या वेसोप्रेसिन हार्मोन बोलते हैं, और ये क्या करेगा हमारे बॉडी में यूरिन के जो वॉल्यूम है, यूरिन के वॉल्यूम मतलब मात्रा, एक हेल्दी पर्सन को दिन भर में 1.5 लीटर के आसपास ना यूरिन एक्सक्रीट करता है वो। ठीक है, तो ये यूरिन के वॉल्यूम को क्या करेगा, कंट्रोल करता है, मात्रा को नियंत्रित करता है, क्योंकि ना ज़्यादा यूरिन होना भी दिक्कत है, नहीं यूरिन होना भी दिक्कत, ज़्यादा यूरिन होने को पॉलीयूरिया बोलते हैं,
ये भी एक बार मेंस में आ चुका है, ठीक है, क्लियर। तो ये हार्मोन की गड़बड़ी या डायबिटीज हो सकता है वो, है ना। खैर एनीवे, तो और दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या है, एक ना फीमेल सेक्स हार्मोन है, मेल बॉडी में प्रोड्यूस होता है कम मात्रा में, तो ये फीमेल सेक्स हार्मोन है, यही आपको लिखना था। और ये क्या है, फीमेल सेक्स हार्मोन जो होता है ना, मतलब महिलाओं के शरीर में बनने वाला ये क्या है, सेक्स हार्मोन है। और ये क्या करेगा, ब्रेस्ट में जो मेमरी ग्लैंड रहती हैं, स्तन ग्रंथियां, ठीक है, तो ये मेमरी ग्लैंड से, स्तन ग्रंथियां से क्या है, मिल्क प्रोडक्शन को इंड्यूस करता है, दूध के उत्पादन को क्या करेगा, प्रेरित करेगा, और जिससे क्या है, जो बच्चा जो है उसको न्यूट्रिशन मिल सके। क्योंकि आपको पता है कि जो नवजात शिशु रहता है, इन्फेंट रहते हैं, वो बहुत दिनों तक जब तक ठोस आहार नहीं खाते वो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, ठीक है। तो वो प्रॉपर मिल्क के फॉर्मेशन के लिए क्या है, ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है फीमेल बॉडी में, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये ना पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट से, मैंने डायग्राम में मेंशन किया था, वहां से क्या होता है, रिलीज होता है, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लांट हार्मोन। तो प्लांट हार्मोन से फुल लेंथ का क्वेश्चन आया है, शब्द सीमा 175 और अंक क्या थे, 15, ठीक है। इसका क्या पूछा गया, कैरेक्टरिस्टिक्स, लक्षण, और 3 प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन को आपको मेंशन करना था, ठीक है। तो देखिएगा, इसके जो की पॉइंट्स है मैंने मेंशन कर दिए, उसको बता रहा हूँ, उसको आप क्या है बताऊंगा, तो आप इलेबरेट करके उसको लिख सकते हो आसानी से। कोई भी प्लांट हार्मोन रहता है उसका कंसंट्रेशन कम रहता है और वो कम मात्रा में ही इफेक्टिव है, समझ रहे हैं। उसकी मात्रा कम रहेगी भले ही, ठीक है, उसकी मात्रा कम रहेगी, लेकिन कम मात्रा होने के बाद भी क्या होता है, वो अधिक प्रभावी या इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो मात्रा कम होने से नहीं होता, वो काम बराबर करता है। तो पहला चीज संश्लेषण एवं परिवहन, तो ये क्या करेगा, ये जो मिनरल है, मिनरल मतलब क्या हो गया, बहुत सारे खनिजों की या मिनरल की, न्यूट्रिएंट की प्लांट को भी जरूरत पड़ती है। जैसे कि क्या हो गया, मिनरल की जैसे कि प्लांट को जरूरत पड़ती है कॉपर का, जिंक का, बोरॉन का, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, इन सब की जरूरत क्या है, प्लांट को क्या करती है, रहती है, और वो अलग अलग काम करते हैं, उनका अलग अलग फंक्शन है। तो इसको क्या है, प्लांट के अलग अलग पार्ट में क्या है पहुंचाने, और जब क्या है वो रूट या जड़ से प्लांट के बॉडी में आता है तो उसको रिटेन करना या इसको सिंथेसाइज करना या उसके अवशोषण का काम हार्मोन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। डाइवर्स इफेक्ट, ये क्या करते हैं, प्लांट में अलग अलग काम करते हैं। जैसे कि क्या है, रूट को डेवलप करना, जड़ को, है ना, तने को क्या है विकसित करना, ठीक है, पत्तियों का आकार वगैरह है। और जैसे कि मौसम, कई बार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तब, और जब बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया जाता है पौधों में तब, तो ये जब ये इस टाइप की सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा क्या है, फलों का पकना, फूलों का खिलना, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सब को क्या करते हैं, प्लांट हार्मोन क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। पर्यावरणीय संवेदना, तो पर्यावरण में क्या होता है, जैसे कि क्या हो गया, पर्यावरणीय इन्वायरमेंटल सेंसेस में क्या आ जाएगा, लाइट के प्रति। और आप लाइट के प्रति कैसे, आपने देखा होगा सूर्यमुखी का जो पौधा रहता है वो जिधर सूर्य का प्रकाश रहता है, सनफ्लावर उधर ही मूवमेंट कर लेता है। कई जो रहता है जैसे टच मी नॉट एक पौधा रहता है, आप टच करोगे तो उसकी पत्तियां मुरझा जाती हैं, ठीक है। तो लाइट के प्रति, तापमान के प्रति, और क्या है, टच, है ना, तो इन सारे चीजों के प्रति क्या है, प्लांट ना संवेदना देता है। तो उसमें कुछ केमिकल के कारण ये सारी चीजें हो रही हैं, वही केमिकल क्या है, प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन है, ठीक है। इसके बाद क्या है, वृद्धि वर्धक एवं रोधक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है प्लांट के हार्मोन का, ये ग्रोथ को प्रमोट भी करता है और उसको इनहिबिट भी करता है। मतलब ये क्या है, ग्रोथ मतलब क्या है, पौधों की हाइट बढ़ाएगा। पौधों की हाइट कैसे बढ़ती है, एक तो वर्टिकल ग्रोथ होता है, जैसे आपने अशोक और नीलगिरी का देखा था ऐसा, और एक साइडवेज ग्रोथ होती है आजू बाजू, जिससे कैनोपी या छाया बनता है। ये दोनों प्रकार के ग्रोथ को क्या करता है, प्रमोट करता है, या उसके लिए जरूरी है। इसके अलावा एक चीज और है, ये क्या करेगा, कई बार जरूरत पड़ने पर ग्रोथ को चेक भी करता है, ज्यादा पौधों की हाइट बढ़ने से रोक भी देता है। तो ये दोनों क्या है, निगेटिव और पॉजिटिव चीजें प्लांट के हार्मोन के पास है। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया प्लांट हार्मोन का। कोई भी 3 जो आपको याद हो अच्छे से उसको मेंशन कर सकते थे, ठीक है, उसको देख लेते हैं हम लोग।
ठीक है, तो इसमें क्या है, जो पहला जो है जो प्लांट हार्मोन ऑक्सिन, ऑक्सिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है ये। ठीक है, ऑक्सिन कई बार क्या है पूछा जा चुका है ना, ऐसे भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन है। ठीक है, जैसे हमारे बॉडी में थायरॉक्सिन ग्रोथ को प्रमोट करता है, तो ह्यूमन बॉडी में, मनुष्यों के शरीर में थायरॉक्सिन, तो पौधों में ऑक्सिन। तो ऑक्सिन क्या है, वृद्धिवर्धक, ग्रोथ एग्जिबिटर है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऑक्सिन से ना सीधी वृद्धि होती है, अभी जो मैं आपको बताया था, सीधी वृद्धि का मतलब होता है वर्टिकल ग्रोथ। तो ऑक्सिन क्या करेगा, वर्टिकल ग्रोथ के लिए क्या है, जिम्मेदार है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसके बाद खरपतवार, वीड कंट्रोल, क्या होता है, हमारे जो हम लोग पौधा वगैरह लगाते हैं, तो आप देखिएगा आसपास ना अवांछित पौधे, अनडिजायर्ड प्लांट, घास फूस वगैरह उग जाते हैं, वो काम के नहीं रहते, तो उसको भी क्या करेगा, ये कंट्रोल करता है। ठीक है, एपिकल क्या है, डोमिनेंस। ठीक है, एपिकल डोमिनेंस को क्या करेगा, ये प्रमोट करता है ना। एपिकल डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, देखिएगा, जब ना ऑक्सिन ज्यादा मात्रा में बनता है तो वो पौधों की सीधी वृद्धि ही करता है, और वो सबसे क्या है, टर्मिनल एंड, जिसको छत्तीसगढ़ी में हम लोग फोंक भी बोलते हैं, यहाँ ऑक्सिन सबसे ज्यादा पाया जाता है। लेकिन इसका नुकसान भी है, इसके कारण पौधे में क्या सीधी वृद्धि होते रहती है। तो इसी कारण माली जो रहता है, आप देखना गार्डन वार्डन में इसको ना कट कर देते, कट करने से ऑक्सिन नीचे आता है, फिर ये देखिएगा नीचे का कैनोपी बन के ना वो हरा भरा दिखता और फूल खिलते। ठीक है, तो इसको काटना पड़ जाता है कई बार। तो एपिकल डोमिनेंस के लिए क्या है, ये जिम्मेदार है। जड़ों की वृद्धि, तो ऑक्सिन जो है वो क्या करता है, जड़ों की वृद्धि के लिए भी बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ना रूट सिस्टम अच्छा रहेगा प्लांट का, तभी वो क्या है, वाटर और मिनरल, जल और क्या है, खनिज का परिवहन कर पाएगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे क्या है, सेल इलोंगेशन। अब सेल इलोंगेशन को प्रेरित करता है, देखिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जिसको आपको मेंशन करना है। सामान्यतः ग्रोथ कैसा होता है, सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन के द्वारा होता है, जिसमें कोशिकाएं क्या है, 1 का 2, 2 का 4 ऐसा ना ग्रोथ करती हैं, जिसमें क्या है, कोशिकाएं 1 का 2, 2 का 4, 8, 16, 32। तो ऐसे मैथमेटिकल पोर्शन प्रोपोर्शन में क्या होता है, ग्रोथ होता है। सेल इलोंगेशन में क्या होता है, एक ही सेल जो है वो लंबाई में वृद्धि कर लेती है, उसका विभाजन नहीं होता, और इसके थ्रू ग्रोथ होता है। तो इसी को इलोंगेशन या दीर्घीकरण कहा जाता है। ठीक है, इसी को क्या है, क्या बोलते हैं हम लोग, वो बोलते हैं। ठीक है, क्लियर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल इलोंगेशन बोलते हैं। अगला जो है साइड, ये है, इसी का फंक्शन ऑक्सिन का संवहन उत्तक का विभेदन, वैस्कुलर टिश्यू डिफरेंशिएशन। अब ये क्या होता है, देखिएगा, 2 कोशिकाएं होती हैं पौधों में, जाइलम, ठीक है, और एक होता है फ्लोएम। तो जाइलम का फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, तो ये क्या करता है, एंड मिनरल, तो ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल, तो ये क्या, जल एवं खनिज का परिवहन करता है। ठीक है, फ्लोएम क्या करेगा, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, तो ये क्या करेगा, फूड या भोजन का ट्रांसलोकेशन करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। ये दोनों सेल्स हैं और दोनों के कार्य हैं। इन सेल्स को ही क्या है, हम लोग वैस्कुलर टिश्यू या संवहन उत्तक बोलते हैं। तो क्या होता है, जैसे जैसे पौधे में ग्रोथ होता है, तो आप देखना जाइलम और फ्लोएम की रिंग ना बढ़ते जाती है, जिसको ना सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। तो प्राइमरी रिंग और सेकेंडरी रिंग बनती, जो कि क्लियर कटे हुए आप ना लॉग में, लट्ठे में देख सकते हो। तो इसमें डिफरेंशिएशन, मतलब ये पुरानी और नई कोशिकाएं क्या है, पहचान में आ जाती हैं, और इनका डेवलपमेंट ये भी ऑक्सिन हार्मोन के थ्रू होता है। ठीक है, क्लियर है। अगला है साइटोकाइनिन, जो हार्मोन है सेकेंड वाला। तो इसको कैसे याद करेंगे आप, ये याद हो जाएगा, सी से साइटोकाइनिन, सी से क्या है, सेल डिवीजन। तो ये कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, और जितना ज्यादा कोशिका विभाजन होगा उतना ज्यादा पौधों में क्या है, ग्रोथ होगी। जितना ज्यादा क्या है, कोशिका विभाजन होगा, उतना ज्यादा पौधों में ग्रोथ होगी। इसके बाद कोशिका दीर्घीकरण, इलोंगेशन, तो ये दोनों करता है, सेल डिवीजन और इलोंगेशन, जिसको जस्ट मैंने आपको बताया। क्लोरोप्लास्ट का विकास, डेवलपमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका, साइटोकाइनिन का, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है, प्रकाश संश्लेषण होता है इसके कारण।
अगर आप सोचिए साइटोकाइनिन नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण बाधित हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका। एपिकल डोमिनेंस जो जस्ट मैंने आपको बताया था, साइटोकाइनिन भी एपिकल डोमिनेंस को क्या है, प्रेरित करता है, जिसके कारण पौधा सीधा वृद्धि करेगा और उसके सबसे टर्मिनल या ऊपर वाले हिस्से में हार्मोन ये ज्यादा मिलेगा। और ये और इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, जितने भी खनिज लवण है इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण, वो सब का परिवहन करने में साइटोकाइनिन हेल्प करता है। ठीक है, क्लियर है। तो जैसे कि क्या हो गया, जिंक, बोरॉन, कैल्शियम, मैग्नीज और मैग्नीशियम, ये सारे तत्वों का, आयरन वगैरह का, ठीक है, तो इसका क्या है, वो ट्रांसपोर्टेशन करता है साइटोकाइनिन। ठीक है, और अगला जो क्या है प्लांट हार्मोन है वो इथाइलिन या इथीन। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये ना सिंगल हार्मोन है प्लांट में, जो गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, बाकी सब लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तो ये गैस रूप में पाया जाता है। और इसका मेन जो फंक्शन है फलों के पकने में सहायक हो, तो फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है, तभी फल पकते हैं। ठीक है, तभी फल पकते हैं। और सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होगा, मेल पार्ट एंड्रोसियम और फीमेल पार्ट क्या है, गाइनोसियम, इसको वो डेवलप करेगा। ठीक है, तो मेल पार्ट में अभी तो देखे थे हम लोग फिलामेंट वगैरह रहता है और एंथर रहता है। ठीक है, तो मेल पार्ट में क्या है, फिलामेंट और एंथर हो गया। फीमेल पार्ट में क्या हो जाएगा, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी, ओवरी मतलब अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र, ये पार्ट को डेवलप करता है, सेपरेट करता है। ठीक है, तभी तो फ्लावर बनेगा प्रॉपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सीड जर्मिनेशन, तो बीजों का अंकुरण, जैसे क्या होता है, मूंग, चना, मूंगफली को पानी में डालते हैं तो उसमें जड़ें आ जाती हैं, तो वो हार्मोन के कारण आती हैं। और वृद्धि नियमन, देखिएगा ये ना ग्रोथ को रेगुलेट करता है। अब ये ग्रोथ को रेगुलेट करने का मतलब समझना क्या होता है, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन क्या कर रहा है, ग्रोथ प्रमोटर है, ग्रोथ को बढ़ा रहा है, ये उसको ना कंट्रोल करके रखता है। क्योंकि बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाएगा प्लांट का तो उसको फिर पानी और मिनरल कौन देगा, वो दिक्कत होगी। और आप देखिएगा आंधी तूफान में बड़े पौधे ना जल्दी उखड़ जाते हैं, तो वो भी दिक्कत है, ज्यादा भारी हो जाएगा तो भी दिक्कत है। तो उसको कंट्रोल करके रखना इथाइलिन या इथीन का हार्मोन का काम है। तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ठीक है, अगला जो सेक्शन है वो है केमिस्ट्री का। तो अभी जितने भी क्वेश्चन हम लोग किए थे वो सब क्या था, बायोलॉजी का क्वेश्चन था। अब केमिस्ट्री के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन है, देखिएगा केमिस्ट्री का, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रिया पूछा गया था, इसको एग्जाम्पल भी पूछा गया। तो ये 2 नंबर के लिए है ना, ये क्या है, 2 नंबर के लिए है, जीरो ऑर्डर का, है ना। ठीक है, अब जीरो ऑर्डर का जो केमिकल रिएक्शन होता है, देखिएगा क्या होता है, नॉर्मल जो केमिकल रिएक्शन उसमें क्या होता है, जैसे A+B हो गया और ये C बन रहा है, तो ये रिएक्टेंट या अभिकर्मक है, C प्रोडक्ट हो गया। तो क्या होता है, जितना भी हम लोग ना कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाएंगे A और B का, तो C का भी कंसंट्रेशन बढ़ना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या है, जीरो ऑर्डर के रिएक्शन में ना ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पे क्या रहता है, हम लोग यदि A और B का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो भी क्या होता है, C जो है बनने का जो दर रहता है वो कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। मतलब अभिकर्मकों की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को बढ़ाने के पश्चात भी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया की दर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो कांस्टेंट रहता है। उसको जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी में जो मेडिसिन वगैरह जो हम लोग खाते हैं दवाई, तो उसका एंजाइम जो है बॉडी में डिग्रेडेशन करता है, तो वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या होता है, फोटोलिसिस के द्वारा, है ना, या फोटोकेमिकल क्या कहना चाहिए, फोटोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन होता है, तो वो जो है दोनों केमिकल रिएक्शन जो है, मतलब क्या है, दवाइयों का डिग्रेडेशन, बॉडी में टूटना सरल अणुओं में, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है ना, औद्योगिक निर्माण, यही उसका उदाहरण है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक है, हैबर मेथड के द्वारा क्या है, NH3 के संश्लेषण हेतु अनुकूल ताप एवं दाब क्या है और उत्प्रेरक का क्या है प्रयोग होता है। ठीक है, इसको देखते हैं, ये 2 नंबर के लिए पूछा गया था। तो हैबर बॉश मेथड पूछा गया है अमोनिया के निर्माण का। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा इसमें जो कैटालिस्ट यूज होता है वो आयरन और मॉलिब्डेनम है, और इसका केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगा वो देखिएगा,
इसका केमिकल रिएक्शन हो जाएगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। और इसके लिए जो है क्या है 100 से 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब, और 400 से 550 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। तो ये इसके लिए क्या है स्टैंडर्ड कंडीशन है। तो 100 से क्या हो जाएगा 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और क्या होगा 400 से 550 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर। और इसमें आयरन और मॉलिब्डेनम का क्या है पाउडर, ये दोनों मेटल है, इसको यूज में लाया जाता है, तब ये अमोनिया बनता है, ठीक है। हैबर बॉश क्या है वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको क्या है बनाने की विधि बताई थी। ये बहुत जगह यूज होता है और इसका कॉमन यूज अमोनिया का फर्टिलाइजर या उर्वरकों में, ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हैबर मेथड से क्वेश्चन कई बार ऑब्जेक्टिव में भी आ चुका है, ठीक है। तो ये आपको क्या करना था, केमिकल रिएक्शन को और इसको लिखना था, है ना, कैटलिस्ट के नेम को, ठीक है। यह रासायनिक अभिक्रिया में संघट्ट सिद्धांत के मैकेनिस्टिक पहलुओं को समझाइए, ये आया है। और इस सिद्धांत की सीमाएं क्या है। अब मैकेनिस्टिक एस्पेक्ट क्या होता है कोलिजन थ्योरी का, तो इसमें की पॉइंट को देखिएगा जो इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या होगा, ये क्या है ए और जो बी है, मान लीजिए वो प्रोडक्ट सी बना रहे हैं, तो यहाँ पे ए और बी अभिकर्मक है और सी क्या है प्रोडक्ट है, ठीक है। सी क्या है प्रोडक्ट है या उत्पाद है। तो देखिएगा क्या होगा, ए सबसे पहला पॉइंट क्या है, ए और बी के पास ना काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, गतिज ऊर्जा, तभी तो उसके अणु क्या है एक दूसरे से टकराएंगे और इसमें कोलिजन होगा तो क्या बनेगा सी प्रोडक्ट बनेगा। तो पहला इसके लिए रिक्वायरमेंट जरूरी है। अब दूसरा चीज क्या है, ओरिएंटेशन भी जरूरी है। जैसे ध्यान रखिएगा कि ना ये ए मॉलिक्यूल है और बी मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ए और बी मॉलिक्यूल, ए डायरेक्ट बी से टकराएगा तब सी बनने की संभावना ज्यादा है, लेकिन ए से क्या होगा और उससे दूसरे अणु यदि टकरा रहे होंगे अलग अलग डायरेक्शन से और वो बी के पास नहीं जा पाएगा, तो क्या यहाँ दूसरे मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, और ए क्या है डायरेक्ट बी से नहीं टकराएगा, तो सी ना ढंग से नहीं बन पाएगा। तो इसके लिए ओरिएंटेशन या दिशा भी जरूरी है। तो पहला चीज इंपॉर्टेंट क्या, ए और बी जो अभिकर्मक है उसके अणुओं के अंदर काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए पर्याप्त, ताकि वो सी बना सके, ठीक है। दूसरा, जिस दिशा से टकरा रहे हैं उसका ओरिएंटेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्लियर। और तीसरा चीज क्या है, चूंकि नाम में ही कोलिजन थ्योरी है, तो ये ध्यान रखेंगे अणुओं के बीच में कोलिजन होना बहुत ही मैंडेटरी या आवश्यक है, ठीक है। अब इसमें क्या है, लिमिटेशन क्या है। अब देखिएगा क्या होता है, इस थ्योरी से ना अलग अलग स्टेज नहीं पता लगते हैं केमिकल रिएक्शन के। जैसे हाइड्रोजन का क्या होता है, फ्यूजन होता है और हीलियम बनता है। तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होना 2-3 स्टेज में, 2 हाइड्रोजन मिलेंगे, फिर ड्यूटेरियम बनाते हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप, वो आइसोटोप फिर हाइड्रोजन से क्रिया करेगा, हीलियम आइसोटोप बनाएगा, वो हीलियम आइसोटोप फिर हाइड्रोजन से क्रिया करेगा और हीलियम का मॉलिक्यूल बनाता है। तो ये तो दो जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन है या नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है, वो तो क्लियर नहीं होगी। तो ये ना कोलिजन थ्योरी से पता नहीं लगता उसके अलग अलग स्टेज। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में एंजाइम या कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो उस जैसे अभी हैबर मेथड में देखा था, तो उसका क्या भूमिका या रोल प्ले करता है वो इस कोलिजन थ्योरी से क्लियर नहीं होता। और देखिएगा क्या होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा उसमें पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड है या कोवेलेंट बॉन्ड, वैद्युत संयोजक बंध या सहसंयोजक बंध, तो वो कब टूट रहा है, नया बॉन्ड क्या बन रहा है, वो कोलिजन थ्योरी उसको क्या करता है, बताता नहीं है ना, उससे वो क्लियर नहीं होता, तो वो उसका क्या हो जाएगा, लिमिटेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये की पॉइंट्स को मैंने मेंशन कर दिया है, इसको देख करके क्या है आप ना आंसर फ्रेम कर सकते हो, ये लिमिटेशन है पॉइंट वाइज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। ये पूछा गया निम्नलिखित बिंदुओं के संदर्भ में क्षारीय मृदा धातु एल्केलाइन अर्थ मेटल और क्या है एल्केलाई मेटल से क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। एल्केलाई अर्थ मेटल और एल्केलाई मेटल को कंपेयर करना है। देखिएगा ये पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है 8 नंबर के लिए, है ना। पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, यदि हम लोग लेफ्ट से राइट जाएंगे ना तो टोटल 18 ग्रुप है और अप टू बॉटम अलग अलग 7 पीरियड है।
पहला वाला ग्रुप जो है जिसको रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन, वो एल्केलाई मेटल है, और दूसरा वाला जो ग्रुप है एल्केलाई अर्थ मेटल। ठीक है, क्लियर। एल्केलाई मेटल जो होते हैं वो खनिज के रूप में पाए जाते हैं पृथ्वी की सतह पर। और क्या होता है, दूसरा वाला जो ग्रुप है वो ये ग्रुप 1, और ग्रुप वाला जो ग्रुप 2 है एल्केलाई अर्थ मेटल। एल्केलाई अर्थ मेटल ये क्षारीय मृदा धातु गहराई में अयस्कों के रूप में पाए जाते हैं, जिसमें से क्या हो जाएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम है। पहले वाले ग्रुप में लिथियम, और क्या आ जाएगा, सोडियम और पोटेशियम वगैरह आता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या ग्रुप 1 और 2 है। ठीक है, इसी को कंपेयर करके पूछा गया था, तो ये पीरियोडिक टेबल का है क्वेश्चन है ना। तो ग्रुप 1 में लिथियम, सबसे पहले हाइड्रोजन आता है, फिर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। सेकेंड वाले ग्रुप में क्या है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये आते हैं। तो इन दोनों को पूछा गया है, कंपेयर किया गया ग्रुप को किस पॉइंट पे, आयोनाइजेशन एनर्जी, रेड्यूसिंग बिहेवियर उसका, और आयनिक त्रिज्या, आयनिक रेडियस, मेल्टिंग और क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब इसको क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है ये पता रहना चाहिए। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, कोई भी जो एलिमेंट है उससे बाहर का, उसका जो आउटर मोस्ट सेल या बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा की जरूरत रहती है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। देखिएगा क्या होगा, जैसे कि हम लोग बात करें क्या, सोडियम का, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसको ब्रेक करेंगे तो 281। और जैसे कि मैग्नीशियम का कितना है, मैग्नीशियम का जो एल्केलाई अर्थ मेटल है ग्रुप 2 का है ना, 282, 282, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 12 है। ठीक है, अब दोनों में फर्क क्या है देखिएगा। ठीक है, सोडियम जो है वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दे करके क्या करता है, आसानी से बॉन्डिंग करता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव एनिमल है, वो हाईली रिएक्टिव क्या है, एलिमेंट है। मैग्नीशियम क्या होता है, यहाँ भी देखिएगा इलेक्ट्रॉन ये भी देता है, बट मैग्नीशियम का प्रोटॉन जो रहता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बांध करके रखता है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से क्या है, इलेक्ट्रॉन को ना निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है रादर देन सोडियम। तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम क्या है, क्षारीय मृदा धातु है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी रादर देन क्या है, सोडियम। पोटेशियम भी इसी का एलिमेंट है ग्रुप का, और पोटेशियम पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट या क्या है, क्रिया करने वाली धातु में से एक है, तो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है। इसका मतलब क्या हो गया, ग्रुप 1 का जो रहता है क्षारीय धातु का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या रहेगा, कम रहेगा, ग्रुप 2 का ज़्यादा रहता है। रेड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, रेड्यूसिंग एजेंट, रेड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को ना जल्दी बाहर निकाल देता है, वो क्या है, उसका अपचायक व्यवहार ज़्यादा तेज होगा। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि ना सोडियम पोटेशियम से इलेक्ट्रॉन जल्दी आसानी से बाहर निकलते, किसकी तुलना में, कैल्शियम और मैग्नीशियम ग्रुप 2 के मेंबर से। तो क्या हो जाएगा, ये जो यहाँ पर जो ग्रुप 1 है उस वो ज़्यादा प्रबल अपचायक हो जाएगा ग्रुप 2 की तुलना में। आयनिक त्रिज्या, अब आयनिक त्रिज्या क्या होती है, प्रोटॉन से बाहर के कक्ष के इलेक्ट्रॉन की दूरी को हम लोग आयनिक त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, होता क्या है, जो ग्रुप 1 और 2 को हम लोग कंपेयर करें तो ग्रुप 1 में मतलब सोडियम को ले लेते हैं, तो सोडियम का जो प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन से ना वो क्या होता है, दुर्बल बंध से या कम अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ा हुआ है, जबकि कैल्शियम और मैग्नीशियम का प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से ना बांध करके रखा रहता है। इसी कारण क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कम, तो आयनिक त्रिज्या कम होती है। तो क्या हो जाएगा, जो ग्रुप 2 है उसकी आयनिक त्रिज्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ग्रुप 1 की आयनिक त्रिज्या ज़्यादा होती है। गलनांक और क्वथनांक, ग्रुप 2 में कैल्शियम और मैग्नीशियम आते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों धातु हैं। ठीक है, और क्या है, ये जो रहता है कैल्शियम और मैग्नीशियम का मतलब ग्रुप 2 का क्वथनांक और क्या है, गलनांक दोनों हाई रहेगा। उसका कारण है इनका मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, उसका कारण क्या है, इसका मेटेलिक बॉन्ड। तो मेटेलिक बॉन्ड क्या है, ग्रुप 2 का ज़्यादा है, किससे, ग्रुप 1 की तुलना में। इसी कारण क्या है, ग्रुप 2 का जो है मेल्टिंग और क्या कहना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट वो ज़्यादा होगा। तो इन पॉइंट से क्या है, कंपेयर करके पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो इसी को ये सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, जिसको आपको क्या करना है,
मेंशन करना है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट को मैंने आपको अभी डिटेल करके बताया, इसी को क्या करना है, आपको मेंशन करना था। ठीक है, क्लियर। तो केमिस्ट्री के इतने क्वेश्चन थे। फिजिक्स के क्वेश्चन को देखते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन पूछा गया था 2 नंबर में। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन पूछा गया था, प्रकाश विद्युत कार्यफलन बोलते हैं इसको, और इसकी ना यूनिट भी पूछी गई थी। इसकी क्या है, यूनिट भी पूछी गई थी। ठीक है, तो देखिएगा प्रकाश विद्युत कार्यफलन क्या होता है। प्रकाश विद्युत कार्यफलन फोटो इलेक्ट्रिक है ना वर्क फंक्शन होता क्या है, देखिएगा कोई भी जैसे कि क्या है मेटल है, ये मेटल ही क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा मेटल आएगा ना, क्योंकि धातु में ये घटना देखने को मिलती है। तो जब क्या होता है, कोई भी मेटल रहता है, उसकी प्लेट हो गई, उससे लाइट टकराएगा, वो सनलाइट भी हो सकता है, सूर्य का प्रकाश भी हो सकता है, जैसे सोलार पैनल में ये होता है। तो जब सनलाइट टकराता है तो ये जो मेटल के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं, और मेटल के इलेक्ट्रॉन एक्साइट मतलब उत्तेजित होते हैं, तो ये गति करना चालू कर देते हैं। ठीक है, इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया, लाइट मतलब प्रकाश। तो प्रकाश की उपस्थिति में धातुओं के इलेक्ट्रॉन के उत्तेजित होके, है ना, और गति करने की जो घटना है उसको बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। ये धातुओं में देखा जाता है, ध्यान रखेंगे। तो इसके लिए क्या है ना, ये हो गया इसका डेफिनेशन। अब इसका यूनिट को देखते हैं, यूनिट क्या होता है। इसका यूनिट होता है ईवी या जूल। ठीक है, ईवी मतलब इलेक्ट्रिक वोल्ट। ठीक है, ईवी मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक वोल्ट। तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रिक वोल्ट लिखा हूं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा। ठीक है, या जूल। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ये आप मेंशन कर सकते हैं। ये जो लाइट आ रही है, लाइट के लिए ना फोटोन वर्ड भी यूज होता है। ठीक है, लाइट क्या है, फोटोन वर्ड यूज होता है। तो ये जो लाइट की एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए, ठीक है, ये जो लाइट की एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए, ये लाइट की एनर्जी जो है, इसको ई से दर्शाया गया है, ये कार्यफलन वर्क फंक्शन के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो अगर फोटोन की एनर्जी कम रहेगी कार्यफलन से तो इलेक्ट्रॉन में इमिशन नहीं होगा। ठीक है, तो इसको भी आप चाहें तो ये मेंशन कर सकते हैं। कार्यफलन को फाई से दर्शाया जाता है, ये फाई है ये वाला चिन्ह, तो कार्यफलन को इससे दर्शाया जाता है। तो ये भी आप चाहे तो मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, प्रकाश का है ना, प्रकाश विद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन था ये 2 नंबर के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें पूछा गया है वर्क बोल रहा हूं, पावर डिसिपेशन। ठीक है, पावर डिसिपेशन मतलब शक्ति क्षय का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल 2 नंबर के लिए। नियत प्रतिरोध के परिपथ में विद्युत धारा के मान को 3 गुना बढ़ा दिया जाए। ठीक है, नियत प्रतिरोध मतलब क्या है, रेसिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, रेसिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, और विद्युत धारा के मान को क्या है, 3 गुना बढ़ा दिया जाए। विद्युत धारा को I से डिनोट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, पावर डिसिपेशन मतलब P है ना, पे क्या हो जाएगा, प्रभाव पड़ेगा। तो देखिएगा ये क्या था, 2 नंबर का था क्वेश्चन, डायरेक्ट आपको पुट द वैल्यू गेट द आंसर, तो फॉर्मूला पता रहता तो बन जाता। ठीक है, तो P यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार हो गया, और ये हो जाएगा I² R। ठीक है, तो P यहाँ पे क्या हो गया है, P वहां पे हो गया पावर। ठीक है, I यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा, विद्युत धारा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, R यहाँ पे रेसिस्टेंस है, तो रेसिस्टेंस क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस को कांस्टेंट रखेंगे तो I² को क्या बोला, I² है ना यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। तो विद्युत धारा के मान को 3 गुना, तो विद्युत धारा 3 गुना बढ़ेगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा ये 9,
तो क्या हो जाएगा, जो पार है या शक्ति है वो 9 गुना क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या न्यूमेरिकल था, ये फॉर्मूला से बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दूसरे से 30 अंश के कोण पर झुके समतल दर्पणों में प्रतिबिंब क्या है, संख्या की, प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करना है आपको। ये 4 नंबर का है। तो देखिएगा इसमें क्या है, प्रतिबिंबों की संख्या निकालने का क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, वो क्या फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न कई बार आया है। तो अगर ना समतल दर्पण के बीच में कोई कोण बन रहा होगा, 30 का, 60 का, 90 का, जितने का भी, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला को याद रखिएगा। ये बार बार रिपीट होने वाला क्या है, क्वेश्चन है। तो क्या है फॉर्मूला, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा डिग्री माइनस 1। तो यहाँ पे थीटा डिग्री का मान कितना दिया गया है, थीटा का मान ये है 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा क्या, 360/30 माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 1 बराबर 11। तो 11 प्रतिबिंब बनेंगे। तो ये क्या है, अगर आपको फॉर्मूला याद रहता, इतना सॉल्व कर देंगे तो आपको 4 में से 4 नंबर क्या है, मिल जाएगा। ठीक है, तो ये स्कोरिंग क्वेश्चन था। ठीक है, देखिएगा ये इसमें एक क्वेश्चन आया है, 3 चालक, चालक मतलब होता है कंडक्टर, कंडक्टर मतलब वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, प्रत्येक का प्रतिरोध 2 ओम है। इसे परिपथ में किस प्रकार अरेंज करेंगे कि परिपथ का क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, मतलब क्या है, परिणामी प्रतिरोध 3 ओम हो जाए, और इसका क्या है, चित्र बनाकर गणना करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो ये देखिएगा, ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था ओम्स लॉ का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ओम्स लॉ का था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या रूल है, जिसको पढ़ना ही है, वो क्या है, रिपीट होता रहता है बार बार। ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे रेसिस्टेंस का क्वेश्चन आया है। ठीक है, और यहाँ पे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को पूछा गया है। 2 प्रकार का होता है रेसिस्टेंस, एक होता है श्रेणी क्रम वाला, एक होता है क्या है, श्रेणी क्रम वाला। तो जो श्रेणी क्रम वाला होता है वो देखिएगा क्या है, श्रेणी क्रम को सीरीज बोलते हैं। तो यहाँ पे REQ या तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये जुड़ता जाता है। ठीक है, और क्या होगा, समानांतर क्रम, पैरेलल जो रहता है, तो समानांतर क्रम का फॉर्मूला है 1/REQ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज इक्वल टू 1/R1, 1/R2 और 1/R3 और जितने भी लगे होंगे ये। ठीक है, हमारे पास क्या दिया गया है, 2 ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं। तो उसको क्या है, कैसे करें, तो मतलब मिक्स सर्किट होगा। ठीक है, तभी ये होगा। कैसे देखिएगा, केवल अगर श्रेणी क्रम कर दोगे आप 2 ओम का, तो 2 2 2 जुड़ेगा, 6 हो जाएगा। और 1/2 1/2 1/2 करोगे तो वो तब भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आप ये करके देख सकते हैं। क्या करना पड़ेगा देखिएगा इसके लिए, है ना, क्या करना पड़ेगा देखिएगा। तो इसके लिए क्या करना है, ये फॉर्मूला, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब देखिएगा ध्यान से कैसे इसको ना अरेंज करेंगे, है ना, क्लियर। तो सबसे पहले क्या होगा, बैटरी से करंट की सप्लाई हो रही होगी, और ये क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल। तो करंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा। अब ये करंट का डायरेक्शन ये हुआ, तो यहाँ पे एक हमने रेसिस्टेंस लगाया है 2 ओम का, और इसके बाद क्या हुआ, ये जो सर्किट है यहाँ पे 2 रेसिस्टेंस लगे हुए हैं, क्या, इस प्रकार से। तो ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। तो ये 2 ओम का हो गया, ये भी 2 ओम का हो गया। तो क्या बोला गया, प्रतिरोध 2 ओम के 3 लगाने हैं, है ना, 3 लगाने। तो ये 3 प्रतिरोध हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, ये सर्किट तैयार हो गया हमारा। तो सबसे पहले हम लोग बीच वाले को सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या बना रहे, दोनों पैरेलल। तो बीच वाला कैसे बनेगा, 1/REQ इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, तो ये 1/2 क्या है, इसका फाइनल आंसर 1 आएगा। ठीक है, वो 1/1 हो जाएगा, है ना, 1/1 हो जाएगा। तो 1/1 का मतलब 1। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 ओम हो गया ये। और अब यहाँ पे क्या है, एक 2 ओम का। अब इस सर्किट को मॉडिफाई कर लेते हैं।
तो सर्किट को मॉडिफाई करेंगे तो क्या होगा, करंट आई का डायरेक्शन ये, और यहां पे क्या हो जाएगा, 2 ओम पहले से था, अब ये दोनों का कितना निकला इक्विवेलेंट, ये दोनों का निकला क्या है इक्विवेलेंट 1 ओम। ठीक है, अब ये क्या होगा, अगर आप सर्किट को देखोगे दोनों सीरीज में जुड़ता है तो आर ई क्यू बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो R1 ये R2 ये मान लेते हैं, तो 2 ओम प्लस क्या हो जाएगा 1 ओम, तो ये आ गया आंसर हमारा 3 ओम। ठीक है, तो इसको क्या है थोड़ा सा आपको ना बना के देखना पड़ेगा कॉम्बिनेशन में। कैसे कि मान लो 2 को सीरीज में जोड़ दिए, एक को मतलब 2 को क्या सीरीज में जोड़ दिए, एक को पैरेलल, या तीनों को सीरीज में जोड़ दिया, तीनों को पैरेलल, तो 2-3 बार अलग अलग कॉम्बिनेशन से आप ट्राई करोगे तब ये क्या है बनेगा आपका। ठीक है, क्लियर है। तो ये फाइनल है जो मैंने आपको बना के बताया। ठीक है, तो फाइनल ऐसे ही बनेगा जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो ये ओम्स लॉ का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आता है, ये पढ़ना ही है इसको। ठीक है, क्लियर। देखते हैं, देखिएगा क्या है। तो जूल्स लॉ क्या बताता है हम लोगों को, यदि कोई भी सर्किट का मतलब होता है वायर, उसमें करंट ज्यादा देर तक बहेगा तो वो गर्म हो जाएगा। जैसे कि आप देखना मोबाइल चार्ज करते हैं वो गर्म हो जाता है, हीटर गर्म हो जाता है, आयरन गर्म हो जाता है, तो वो जूल्स लॉ के कारण है। ठीक है, तो पहला चीज ज्यादा समय तक बढ़े करंट फ्लो होगा वायर में, तो वो क्या है हीटिंग इफेक्ट देता है, वो वायर गर्म हो जाएगा, वो सामान गर्म हो जाएगा। पहला चीज समय। दूसरा चीज ज्यादा वोल्टेज, जैसे 220 वोल्ट है तो कम गर्म करेगा, 440 वोल्ट है तो और ज्यादा गर्म करेगा। तीसरा प्रतिरोध, जितना ज्यादा प्रतिरोध लगाया जाएगा परिपथ में उतना ज्यादा क्या है वो गर्म होता है। तो कुछ फैक्टर हैं जो गर्म करते हैं सर्किट को। ठीक है, अब देखिएगा क्या होगा, कोई भी सर्किट जो रहता है उसमें क्या है करंट फ्लो हो रहा है। करंट मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज फ्लो हो रहा है, तो उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचाने के लिए जो किया गया कार्य है ना, वो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। ठीक है, तो यहाँ पे W क्या है, कार्य है, Q आवेश है, तो किसका है, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है। एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम का चार्ज होता है, और V क्या है, यहाँ पे विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस है। Q जो होता है वो I और T के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है, मतलब आवेश विद्युत धारा और समय के गुणनफल के समानुपाती है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या क्या हो गया, W इज इक्वल टू क्यू वी और Q इज इक्वल टू आई टी, है ना। यहाँ पे क्या हुआ, W इज इक्वल टू क्या है Q इंटू वी, और क्या है Q क्या रहता है, Q I इंटू टी है। ठीक है, अगर ओम्स लॉ को देखेंगे तो ओम्स लॉ इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे Q का मान और यहाँ पे V का मान लेते हैं, ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 मान लो और इसको समीकरण 3 मान लो। तो समीकरण 2 और 3 का मान को हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं, तो W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर क्या है Q का मान रख देते हैं I इंटू टी, और यहां से क्या है V इज इक्वल टू आई आर, तो यहां पे क्या हो जाएगा I और इंटू आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा Q का मान और क्या है V का मान, ये हम लोग रख दिए, दो जगह I है तो इसको I स्क्वायर और क्या कर दें हम लोग RT, तो W इज इक्वल टू क्या है I स्क्वायर RT, तो ये निकल गया। तो देखिएगा अगर क्या है किसी भी परिपथ में करंट को फ्लो कराने के लिए जो कार्य किया जा रहा है वो W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT निकल गया ओम्स लॉ से, तो यही तो हीटिंग इफेक्ट देता है, यही तो हीटिंग इफेक्ट लेता है। तो W को हमने रिप्लेस कर दिया H हीट से, H मतलब हीट मतलब उष्मा, तो I स्क्वायर R इंटू टी, I स्क्वायर R इंटू टी। तो ये क्या है जूल्स लॉ का क्या है हमने डेराइव किया है फॉर्मूला को। ठीक है, तो ये जूल्स लॉ से क्या है हमने डेराइव किया फॉर्मूला को, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये था जूल्स लॉ का क्वेश्चन। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन था फिजिक्स का, कॉन्वेक्स मिरर के लिए F इज इक्वल टू R बाई 2 को क्या करना है, डेराइव करके निकालना है। फुल लेंथ का क्वेश्चन है ये, 15 नंबर का। ठीक है, क्लियर। तो ये निकालना है इसको, F इज इक्वल टू R बाई 2 को। इसको देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन था फिजिक्स का, फुल लेंथ का, वो देखते हैं। उत्तल दर्पण के लिए F इज इक्वल टू R बाई 2 सिद्ध कीजिए। तो F यहाँ पे क्या है, फोकस दूरी है, फोकल लेंथ, और C यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर।
ठीक है, वक्रता त्रिज्या। तो देखिएगा क्या होता है, उत्तल दर्पण बोला गया है। उत्तल दर्पण क्या रहता है, उभरा हुआ रहता है, कॉन्वेक्स जो क्या रहता है मिरर, और क्या हो जाएगा पीछे की साइड पॉलिश की जाती है। ठीक, लाइट इधर से टकराएगी और यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी है, देखिएगा क्या होगा, जैसे कि ये ना पोल, पोल मतलब क्या हो जाएगा ध्रुव, जो कि क्या उत्तल दर्पण को दो बराबर भागों में बांटता है। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या है लाइट, ये जो लाइट है वो ना लाइट की किरण टकराई, और उत्तल दर्पण चूंकि ना उभरा हुआ है तो ये लाइट ना रिफ्लेक्ट होके इधर चले जाएगी, इस साइड, इस डायरेक्शन में। तो ए बी लाइट की किरण है और क्या हो जाएगा, ये बी और डी के ना डायरेक्शन में क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, अब और क्या हो गया, ये दर्पण के पीछे इसका क्या है, फोकस क्या है, इधर है, और ये क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, सी मतलब वक्रता त्रिज्या। देखोगे क्यों है ये ऐसा, क्योंकि अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये एक वृत्त बन जाएगा, और एक वृत्त बन जाएगा तो उसका ये केंद्र होगा, तो वृत्त का केंद्र उसके बीच में होगा, इसी कारण इसका क्या है, सी इधर और ये एफ हो गया। ठीक है, एफ मतलब फोकस। फोकस कहाँ पे रहता है, जब दो प्रकाश की किरणें आपस में जहाँ पे टकराती हैं परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, तो जिस बिंदु पे मिलती हैं वो उसका फोकस, तो ये उसका फोकस हो गया, फोकस पॉइंट। ठीक है, क्लियर। अब देखिएगा ध्यान पे, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो ये फोकस पॉइंट हो गया है ना। अब देखिएगा ध्यान से यहाँ पे ये वाले हिस्से को देखिएगा, तो ये जो दोनों ये ए बी जो है लाइट की किरण टकराई और बी डी इसका ना परावर्तन के पश्चात बना हुआ एक डायरेक्शन है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं इसको पीछे ले जाऊं डी को, तो वो फोकस से होके गुजरेगा, डी को पीछे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो फोकस से होके गुजरेगा, और क्या होगा, ये जो यहाँ पे एंगल क्रिएट कर रहा है, तो एंगल क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पे एक अगर ना यहाँ सी से एक लाइन ऊपर खींची जाए तो ये इसके ना अभिलंब या नॉर्मल का निर्माण कर देगा। ये क्या करेगा, यहाँ पे अभिलंब या ना नॉर्मल का निर्माण कर देगा। तो ये देखिएगा जो ई बनाया हूं, बी से ई क्या है, अभिलंब हो गया है ना। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, समतल दर्पण के क्या है, परावर्तन का जो नियम होता है वो यहाँ पे फॉलो होगा। तो समतल दर्पण के परावर्तन के नियम में क्या हो गया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, आपतित किरण, परावर्तित किरण, यहाँ अभिलंब बनाएंगे, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, तो ये वाला आई इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्टेड एंगल, ये दोनों बराबर होते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सा कोण बराबर हो जाएगा, कोण ए बी ई मतलब ये वाला, और कोण डी बी ई मतलब ये वाला, दोनों परावर्तन के नियम से क्या हो गए, बराबर हो गए। ये समीकरण 1 ले लेते हैं। ठीक है, आप लोग ये वाले डायग्राम को वो रखिएगा सामने में, है ना, इसी को मैं बताते जा रहा हूं एक के बाद एक, आपको इसको सामने में रखिएगा, है ना, क्योंकि फिर क्या है एक स्लाइड में सारा कुछ बनाते नहीं बनेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और इसको ध्यान रखिएगा ना, ये जो एफ और सी से जो लाइन बनी हुई है और सी से क्या ई से जो लाइन बनी हुई है। ठीक है, अब देखिएगा क्या होगा, ये जो लाइन है ना, सी से ई तक गई है, और क्या है एफ से लेके क्या है डी तक गई है, एफ से लेके डी तक गई है। तो यहाँ पे क्या है, सम्मुख कोण का नियम क्या है, लगेगा। सम्मुख कोण के नियम से क्या हो जाएगा, ये दोनों ना एंगल जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कोण सी बी एफ, कोण क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी, तो क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट बी हो गया। तो यहाँ से लाइट आ रही थी, है ना, तो वाले डायग्राम को ध्यान रखना। तो सी बी एफ कोण ये वाला, और क्या हो जाएगा, बी डी ई कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों बराबर हो गया, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, है ना। तो पहले जो हमने क्या किया था, समीकरण 1 माना था, देखिएगा, ठीक है, ये समीकरण ए बी ई और यहाँ पे डी बी ई था, और क्या हो गया, समीकरण 2 में क्या है, डी बी ई फिर से आ गया, और ये किसके बराबर है, सम्मुख कोण के नियम से सी बी एफ के बराबर है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाएंगे। तो उस रूल के हिसाब से देखेंगे, समीकरण 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, तो जो कोण ए बी ई है वो सी बी एफ के बराबर हो जाएगा, और ये बन जाएगा तीसरा समीकरण। ठीक है, तो ये बन जाएगा तीसरा समीकरण। तो क्या हो जाएगा, कोण ए बी ई और वो बराबर हो जाएगा सी बी एफ के। ठीक है, तो ए बी ई, तो ए यहां पे था, तो कोण ए बी ई और ये किसके बराबर हो गया, सी बी एफ के बराबर हो गया। तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है देखिएगा, है ना, अब आप देखोगे ये वाले डायग्राम पे, है ना, तो ये ए बी हो गया, और ये देखोगे ये वाली लाइन पी सी,
तो ये दोनों क्या है, दोनों समानांतर है, ए बी और ये पीसी लाइन दोनों समानांतर दिख रही है। ठीक है, तो जब दो क्या होती हैं, जो दो लाइनें क्या है समानांतर होती, तो उनके जो कोण बनते हैं, अगर ये ई सी उसको क्या कर रही, इंटरसेक्ट कर रही, तो ये इनका एंगल भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ई सी क्या है, उसको इंटरसेक्ट कर रही ए बी और पी सी को, तो संगत कोण के नियम से क्या हो जाएगा, ए बी किसके हो जाएगा, बराबर पी सी के। तो क्या हो जाएगा, ये वाला कोण और ये वाले कोण क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसी को मैंने ऐसे बना दिया, दोनों एक ही है। ठीक है, तो ए बी ई क्या हो जाएगा, बी सी एफ कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, ए बी ई क्या हो जाएगा, बी सी एफ कोण के क्या है, बराबर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कोण ए बी ई, ये वाला कोण ए बी ई, और ये क्या हो जाएगा, कोण अपना ये वाला बी सी एफ, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो गए, ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, समीकरण 3 और 4 में देखिएगा, तो उसमें क्या है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर हो गए, तो सी बी एफ किसके बराबर हो जाएगा, बी सी एफ। ठीक है, क्लियर, तो क्या हो जाएगा, सी बी एफ और बी सी एफ, तो सी बी एफ और बी सी एफ बराबर हुए, और कोण बराबर होते हैं तो समद्विबाहु क्या है, त्रिभुज का प्रमेय लगेगा। और समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय मतलब क्या होता है, अगर ना कोण बराबर होते हैं, दो कोण किसी भी त्रिभुज के, तो उसकी भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी। तो उस नियम से क्या हो जाएगा, एफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एफ, है ना। तो क्या हो जाएगा, उस हिसाब से क्या हो जाएगा, सी एफ और एफ बी जो भुजा है वो ना बराबर हो जाएगी। तो एफ बी और सी एफ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये वाले डायग्राम है, देखिएगा, तो ये एफ बी है और ये क्या हो जाएगा, सी एफ, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, है ना, ये वाला और ये वाला। ठीक है, क्लियर है, तो ये क्या है, बराबर हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखिएगा क्या है ना, अब देखिएगा क्या है, दो बिंदु जब बराबर होते हैं और बी और पी क्या है, निकट है आपस में। देखिएगा ये वाले डायग्राम पे जाएंगे तो ये बी और पी पॉइंट, ठीक है। अब ये बी और पी पॉइंट का क्या हिसाब है, देखिएगा ध्यान से, जैसे कि क्या है, ये वाला पॉइंट हो गया, अब ये वाला पॉइंट, अगर हम लोग क्या करें, एक लाइन ऐसा और एक लाइन ऐसा खींचे जिसको तीसरी बिंदु से यहां से मिला दें, तो अभी क्या है पता है, ये वाला जो लाइन है ये वाले लाइन की तुलना में बड़ा है। अगर मैं इसको पास कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो गया और ये वाला पॉइंट हो गया। अब मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे, तो दोनों बिंदु तो एक जगह हैं, तो अब दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो वैसे ही क्या हो जाएगा, बी और पी निकट है, पास पास हैं। अब वो डायग्राम में दूर इसलिए बनाया गया है ताकि वो ना एंगल को क्रिएट करते बने, तो पी एफ और एफ बी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता, ठीक है, यहाँ पे क्या है, जैसे ये दो है ए बी और मान लीजिए सी डी, तो यहाँ ना सी डी बड़ा है ए बी से, लेकिन यहाँ पे अगर ए बी मान लें और है ना, और इसको क्या है, ये यहाँ से अब ये वाली लाइन को मान लें, मान लीजिए बी सी, ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ बी पी एफ इज इक्वल टू एफ बी हो गया। अब ये क्या है, समीकरण 6 मान लिए, और 5 और 6 को कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा, पी एफ इज इक्वल टू सी एफ हो गया, पी एफ इज इक्वल टू क्या है, सी एफ हो गया। ठीक है, अब देखते हैं वापस, पी सी बराबर क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या को लिखते हैं, तो वक्रता त्रिज्या यहाँ पे है पी सी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या हो गई, तो पी सी इज इक्वल टू क्या है, सी एफ प्लस पी एफ, ये हो जाएगा। डायग्राम में देखिएगा, डायग्राम को सामने में रखेंगे तो पी सी है वो पी एफ और क्या है, एफ सी के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर, पी सी है जो एफ सी और क्या है, सॉरी पी सी पी एफ और एफ सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बराबर हो गया। ठीक है, तो चूंकि क्या है, पी एफ और सी एफ बराबर है, तो हमने क्या किया, सी एफ को रिप्लेस कर दिया, तो पी एफ और पी एफ लिख सकते हैं इसको, तो पी सी बराबर क्या हो गया, 2pf, और 2pf बराबर क्या हो जाएगा, 2pf, pf क्या है, pf क्या है, फोकस दूरी है, पोल से क्या है, फोकस की दूरी को pf ही लिखा गया, तो 2f बराबर क्या हो जाएगा, वो फोकस दूरी हो जाएगा, तो 2pf को 2f लिख दिया गया, तो r बराबर 2f है, तो f इज इक्वल टू r/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है,
कॉन्वेक्स मिरर का क्या था, क्वेश्चन था। तो इसको इस प्रकार से क्या है, सिद्ध करना था। त्रिभुज का नियम इसके लिए क्या है, जानना जरूरी है, तब ये बनेगा। ठीक है, मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।